एम्परर इमॉर्टल सेक्ट, सम्राट शिखर। पहाड़ की चोटी पर एक बेहद भव्य सभा भवन था, जिसकी बनावट और माहौल में गजब की शान झलक रही थी। लेकिन उसी भवन के पीछे एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, जो उस भव्यता के बीच बिल्कुल बेगानी लग रही थी। उस झोपड़ी में जो रहता था वह कोई और नहीं बल्कि भारत देश का कुख्यात दामाद राघव चंद्रवंशी था, जो अब एम्परर इमॉर्टल सेक्ट का दामाद बन चुका था। इस समय वो झोपड़ी के अंदर बिस्तर पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखें शून्य में टिकी थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा ही ना हो। वह खुद से कुछ बड़बड़ा रहा था, पर उसे खुद ही नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है। धड़ाम! अचानक दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। रीना कमरे में घुसी और बेड पर बैठे हुए राघव चंद्रवंशी को घृणा से देखते हुए बोली, मां ने कहा है कि आज एक खास मेहमान आने वाला है। तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे, बस इसी कमरे में रहना। सुना तुमने? राघव चंद्रवंशी वैसे ही बैठा रहा, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। कुछ देर बाद उसने धीरे से बड़बड़ाया, अनगिनत युगों के बाद, 90,000 साल की नींद के बाद मैं आखिर लौट आया हूं। चिनाई रोहित, मेरी प्यारी पत्नियां, मेरे अच्छे शिष्य, अब कोई नहीं बचेगा। तू ये क्या बकवास किए जा रहा है? रीना की आंखों में नफरत और बढ़ गई। राघव चंद्रवंशी एकदम होश में आया और उसने अचानक सिर उठाकर रीना की ओर देखा। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था। रीना थोड़ी घबरा गई, फिर चिढ़ते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहा है? तुझे मैंने अभी जो कहा वो सुना नहीं क्या? कहीं नहीं जाएगा आज। ऐसे जीजा के साथ फंसी हूं। कितनी बदकिस्मती है। दीदी को क्या सूझी थी? इतने सारे काबिल लोगों को छोड़कर एक नाकाम, बदकिस्मत और बेवकूफ को ही क्यों चुना? ना साधना कर सकता है, ऊपर से पागल भी है। जैसे जैसे वो बोलती गई, उसका गुस्सा और बढ़ता गया। दांत भींचते हुए बोली, मर क्यों नहीं जाता तू? दीदी से चिपक कर क्यों बैठा है? दामाद, निकम्मा, मूर्ख! राघव चंद्रवंशी की आंखों में चमक आ गई और पुरानी यादें दिमाग में लौट आईं। वो पहले यून देश के वानान शहर के चंद्रवंशी परिवार का युवा उत्तराधिकारी था। लेकिन जब वह सिर्फ 11 साल का था, एक बहुत ही खतरनाक अस्तित्व, दफन सम्राट का प्रभु, उसे उठा ले गया और पौराणिक युग में ले जाकर एक अमर राक्षस के शरीर में समाहित कर दिया। तब से उसने अनगिनत स्वर्गों की यात्रा की, खतरनाक इलाकों में गया, बड़ी बड़ी आपदाओं और मुश्किलों से जूझते हुए आखिरकार उसने उस प्रभु के नियंत्रण से खुद को आजाद कर लिया और पूरे ब्रह्मांड पर राज किया। लेकिन उसका असली शरीर, जिसकी जीवन आत्मा निकाल ली गई थी, मूर्ख बन चुका था। पिछले साल उसे एम्परर इमॉर्टल सेक्ट में विवाह के लिए लाया गया, जहां उसकी शादी सेक्ट की राजकुमारी कणिका सूर्यवंशी से हुई। वही अब उसकी पत्नी है। इसके साथ ही वो इस सेक्ट का दामाद बना। लेकिन शादी को 1 साल हो गया, फिर भी उसे कभी दामाद जैसा सम्मान नहीं मिला, बल्कि हर बार अपमान ही सहना पड़ा। इस सेक्ट में उसकी हैसियत शायद किसी कुत्ते से भी बदतर थी। अगर कणिका सूर्यवंशी ने उसकी बार बार रक्षा न की होती, तो वह अब तक कई बार मारा जा चुका होता। जब रीना ने देखा कि वह अब भी कुछ नहीं बोल रहा, तो वह फिर से डांटने ही वाली थी, लेकिन खुद ही हंसते हुए बोली, छोड़ो, एक पागल से क्या लड़ूं? इतना कहकर वह दरवाजा जोर से बंद करके चली गई, जैसे जानबूझकर पूरा घर हिला देना चाहती हो। राघव चंद्रवंशी अपने ख्यालों में लौट आया। दरवाजे को घूरते हुए ठंडे स्वर में बोला, मूर्ख है, अब ये नाम नहीं चलेगा। अब उसकी आत्मा उसके शरीर में लौट आई थी और अब वो आम इंसानों से कई गुना ज्यादा मजबूत बुनियाद रखता था। बिस्तर पर बैठा वो अपनी आत्मिक शक्ति, सोल पावर महसूस करने लगा। उसे अपनी शक्ति का आभास हुआ और उसने राहत की सांस ली। 90,000 साल की नींद के बाद भले ही शक्ति बहुत कम रह गई हो, पर आधी तो अब भी बाकी है। अरे, मेरा शरीर! वो चौंक गया। क्या ये वही खास फिजिक है जिसे दफन सम्राट का प्रभु सदियों से ढूंढता रहा है? अब राघव चंद्रवंशी पूरी तरह से हैरान था। उसकी आत्मा निकाले जाने के बाद उस राक्षसी सम्राट ने उसे भेजा था उस खास की तलाश में। अब जब उसकी आत्मा उसके शरीर में लौट आई, तो उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर ही असाधारण है। अगर ये वही है, तो इस बार मैं उस सम्राट को मिट्टी में मिला दूंगा।
पुराने हर अपमान का बदला लूंगा। अब तक शांत रहने वाला राघव चंद्रवंशी भी थोड़ा उत्तेजित हो उठा। मुझे एक ची गोली ढूंढनी होगी, तभी इसकी पुष्टि कर पाऊंगा। इसी दौरान सम्राट शिखर पर एक शाही अंदाज वाला युवक आया। वो बहुत सुंदर और रईसी पोशाक में था। उसकी चाल ढाल और हाव भाव में कुलीनता साफ झलक रही थी। सिर्फ एक बात खटकने वाली थी, उसके चेहरे पर घमंड की परछाई थी। उसे स्वागत करने के लिए जो महिला आई वो लगभग 30 की उम्र की दिखती थी, सौम्य, शांत और गरिमामयी। वो थी सुकांतला जी, राघव चंद्रवंशी की सास, सेक्ट प्रमुख की पत्नी और स्वयं एक बुजुर्ग सदस्य। आंटी, उस युवक ने सिर झुकाकर कहा। रब्बी आ गया, जल्दी अंदर आओ और बैठो, सुकांतला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत दयालु हैं आंटी, मैं इस बार खास तौर पर कणिका से मिलने आया हूं, रब्बी टेलर ने विनम्रता से कहा। तुम गलत समय पर आए हो रब्बी। कणिका अभी साधना में है और प्रिंस स्तर पार करने की कोशिश कर रही है, सुकांतला जी ने जवाब दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पूरे भारत देश की नंबर 1 देवी कहा जाता है। अभी सिर्फ 18 की है और पहले ही प्रिंस स्तर पाने की कोशिश कर रही है। तुम मजाक कर रहे हो रब्बी, कणिका की प्रतिभा तो तुम्हारे आगे कुछ नहीं, सुकांतला जी हंसी। रब्बी ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने भी साधना शुरू की थी प्रिंस बनने के लिए, लेकिन जब बाहर आया तो पता चला कि कणिका की शादी हो चुकी है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार है। यह सुनकर सुकांतला जी की आंखों में एक जटिल भाव आ गया। टेलर कणिका के लिए पहले से प्रस्तावित दूल्हा था। वह लूथियन पवित्र भूमि का वारिस था, एक ऐसा सेक्ट जो एम्परर इमॉर्टल सेक्ट से भी ऊंचे दर्जे का था। उसकी मां भी एक शक्तिशाली बुजुर्ग थीं। लोग रब्बी टेलर और कणिका को एक आदर्श जोड़ी मानते थे। शादी की बातचीत लगभग तय थी, लेकिन अचानक कणिका ने जिद की और राघव चंद्रवंशी से शादी कर ली, जिससे दोनों सेक्टों के बीच रिश्ते बिगड़ गए। सुकांतला जी को आज भी ये बात खलती थी। इसका फायदा उठाते हुए रब्बी टेलर बोला, अब जब कणिका साधना में है तो क्यों ना उसके पति को ही बुला लिया जाए। सुकांतला जी को और गुस्सा आ गया। अफसोस, वो भी साधना में है, उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ओह, रब्बी टेलर ने व्यंग्य में कहा, मैंने सुना है कि कणिका का पति तो पैदाइशी पागल है, जिसे साधना तक नहीं आती। वो भी अब साधना कर रहा है। सुकांतला जी चुप रह गई। इसी बीच रीना अंदर आई और बोली, मां, मैंने उस पागल राघव चंद्रवंशी से बात कर ली थी। अचानक माहौल थोड़ा असहज हो गया। रब्बी टेलर? रीना ने उसे देखा और तुरंत मां से पूछा, क्या यही है वो खास मेहमान जिसके बारे में आपने कहा था? उसे रब्बी टेलर पसंद नहीं था। शायद उससे भी ज्यादा नफरत उसे राघव चंद्रवंशी से थी। रीना बहन, क्या तुम अपने उस पागल जीजा की बात कर रही हो? रब्बी टेलर ने मौका पकड़कर ताना मारा। मैंने उसे कभी अपना जीजा माना ही नहीं, रीना ने ठंडे स्वर में कहा। तभी हॉल के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। तीनों चौंक गए और बाहर की ओर देखने लगे। एक काले कपड़े पहना युवक धीरे धीरे अंदर आया और रीना की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारे पास ची गोली है क्या? एक दे दो। वो कोई और नहीं, राघव चंद्रवंशी था। उसने अपनी को लेकर संदेह पक्का कर लिया था और अब उसे साबित करने के लिए वो गोली चाहिए थी। ये कौन है? रब्बी टेलर ने घूरते हुए पूछा। ये राघव चंद्रवंशी? तू अब ठीक से बोल रहा है? रीना चौंक कर रह गई। सुकांतला जी भी हैरान थी। उसे भी पता था कि राघव चंद्रवंशी 11 साल की उम्र से पागल था और 5 सालों से कभी ठीक से एक वाक्य भी नहीं बोल पाया था। पर अब वो न सिर्फ साफ बोल रहा था बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ था। क्या ये ही है कणिका का पति? रब्बी टेलर ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा और धीरे धीरे उसके पास आया। मैंने तो कहा था कि ये बाहर न आए। सुकांतला जी ने गुस्से में रीना को संदेश भेजा। मां, मैंने तो अंकल लू को कहा था नजर रखने को। रीना भी अब हैरान थी। अब तक रब्बी टेलर राघव चंद्रवंशी के पास पहुंच चुका था। वो कद में उससे लंबा था और उसे घमंड से घूरते हुए बोला, एक ऐसा आदमी जो साधना तक नहीं कर सकता। कणिका को इसमें क्या दिखा होगा? रब्बी ने राघव को घृणा से देखा और धीमे मगर तंज से बोला, मैं यहां 2 कारणों से आया हूं। पहला, यह देखने की कणिका कैसी है, और दूसरा, यह देखने की कणिका का पति आखिर है कौन।
कणिका से तो नहीं मिल पाया, लेकिन तुम्हें देखकर मैं बेहद निराश हूं। तुम जैसे निकम्मे इंसान से कणिका कैसे खुश रह सकती है? तुम तो बस उसका नाम डुबो रहे हो। उसने फिर कहा, तुमने अभी अभी कहा था कि तुम्हें कुछ क्विक कंडेंसिंग पिल्स चाहिए। ये लो, 10 गोलियां हैं। इन्हें लेकर यहां से हमेशा के लिए निकल जाओ और दोबारा कभी अपना चेहरा मत दिखाना। यह कहकर उसने एक सफेद जेड की बोतल निकाली और हल्के से राघव की ओर उछाल दी। बोतल आम लग रही थी, लेकिन उसमें एक छिपी हुई ताकत थी, अपमानित करने की नीयत से फेंकी गई थी। स्नैप! राघव ने बोतल को बिना किसी परेशानी के पकड़ लिया और रब्बी की ओर शांत नजरों से देखा। मेरी बीवी और मेरे रिश्ते से तुम्हारा क्या लेना देना? रब्बी थोड़ी देर चौंका, फिर नाक सिकोड़ते हुए बोला, मैं और कणिका बचपन से साथ बड़े हुए हैं। अगर मैं प्रिंस रियल्म की ट्रेनिंग में न होता तो क्या तुम आज यहां खड़े होकर मुझसे बात भी कर पाते? उसने फिर शकुंतला जी को झुककर कहा, आंटी, मैं कणिका के पति से बहुत निराश हूं। वो हमारी स्वर्ग देवी है, एम्परर इमोर्टल सेक्ट की राजकुमारी है, और उसका पति एक ऐसा बेकार इंसान है जो साधना तक नहीं कर सकता। यह तो उसका अपमान है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस राघव को बाहर निकाल दीजिए और कणिका की पवित्रता को फिर से कायम कीजिए। हे, राघव हल्का मुस्कुराया। उसका और कणिका का रिश्ता उसका निजी मामला था। ये रब्बी कौन होता है बोलने वाला? जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, उसकी सास शकुंतला जी गुस्से में बोली, राघव, तुझे किसने बाहर आने दिया मूर्खता करने को? अपनी बिल में वापस जा। वह खुद झिंझकी हुई थी कि रब्बी ने उसे अपमानित किया, लेकिन अब वो झुंझला गई थी। राघव अब पहले जैसा बेवकूफ नहीं था, अब उसकी आत्मा जाग चुकी थी। वो वही अमर सम्राट था जो युगों पर शासन कर चुका था। तू मुंह चला रहा है? शकुंतला जी की आवाज बर्फ सी सख्त हो गई। रब्बी हंसा, आंटी को जवाब दे रहे हो? चलो, अब मैं तुझे सबक सिखाता हूं। धड़ाम! रब्बी के शरीर से प्रिंस स्तर की दबाव शक्ति निकली, जो लहर की तरह राघव पर टूट पड़ी। रीना डर गई। उसे मालूम था कि राघव अब भी एक आम इंसान था, कोई साधना नहीं थी उसमें। लेकिन अगले ही पल धड़ाम! रब्बी हवा में उछलकर महल की दीवार से टकराया और खून उगलते हुए नीचे गिर पड़ा। राघव वहीं शांत खड़ा रहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। असंभव! शकुंतला जी और रीना दोनों चौंक उठी। रब्बी डर से कांपने लगा। उसने देखा, राघव की एक नजर ने ही उसे चकनाचूर कर दिया था। राघव धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, सिर्फ एक प्रिंस होकर इतना घमंड? रुको! शकुंतला जी बीच में आ गई। राघव ने ठंडी नजरों से देखा, आप इतनी तेजी से अभी क्यों आईं? जब ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था तब आप खड़ी थीं चुपचाप। उसने तो तुम्हें छुआ तक नहीं, शकुंतला जी बोली। तो क्या मुझे तब तक खड़े रहना चाहिए था जब तक वो मुझे मार न देता? राघव ने पलट कर जवाब दिया। इस बात से शकुंतला जी को भी झेप हुई, लेकिन वो फिर भी सख्त लहजे में बोली, अगर तुम्हें मेरी कोई इज्जत है तो अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। राघव ने आंखों में आंखें डालकर कहा, तो मुझे आपकी कोई इज्जत नहीं करनी। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी तेजी से महल में आया। मैडम, बड़ी खबर है। क्या बात है अंकल्लू? रीना ने पूछा। राजकुमारी कणिका साधना के दौरान संकट में है। वो अभी मिस्टिक आइस केव मैंशन में है। क्या? सब लोग चौंक गए। राघव की भौहें तन गईं। शकुंतला जी और बाकी लोग जल्दी में वहां से रवाना हो गए। राघव बोला, मुझे भी साथ ले चलिए। रब्बी ताना मारते हुए बोला, एक निकम्मे को क्यों ले चलें? कणिका को उसका असली चेहरा दिखाने? राघव शांत था। कणिका मेरी पत्नी है। आखिरकार जब सब उड़न नाव में बैठने लगे तो बूढ़ा लू छेंगड़े राघव के पास आया और पूछा, तुम कमरे से कब निकले? अंदाजा लगाओ, राघव ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। एक चमकती हुई रूण उसकी आंखों में उभरी और उसी पल छेंगड़े के चेहरे पर डर छा गया। उसी तरह की रूण उसकी आंखों में भी आ गई। उसने तुरंत रास्ता छोड़ा और झुकते हुए बोला, आइए स्वामी। महल से निकलते वक्त राघव का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने मन में सोचा, यह शरीर शायद एक मॉन्स्टर बॉडी शरीर है, लेकिन अभी इसमें कोई साधना नहीं। लगातार आत्मा की शक्ति का उपयोग करना शरीर पर भारी पड़ रहा है। पहले देखते हैं मेरी नाम मात्र की पत्नी की क्या हालत है। जब राघव चंद्रवंशी और रब्बी टेलर मिस्टिक आइस केव मैंशन पहुंचे
अंदर से रीना की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। आंटी, कन्निका कैसी है? रब्बी टेलर सबसे पहले अंदर गया। बिस्तर पर पड़ी अद्भुत सुंदर युवती को देखकर उसके चेहरे पर तनाव आ गया। बिस्तर के पास सुकांतला जी खड़ी थीं, चेहरा गंभीर और चुप्पी साधे हुए। एक तरफ रीना बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, जो बार बार बिस्तर की ओर देखती थी। यह सब देखकर रब्बी टेलर का चेहरा और भी गहरा हो गया। बिस्तर के पास सफेद कपड़े पहने कई बुजुर्ग खड़े थे, जिनके चेहरे चिंता से भरे थे। सुकांतला जी, हालात अच्छे नहीं लग रहे। कुछ देर बाद उनमें से एक बुजुर्ग बोला, कणिका का शरीर मिस्टिक आइस बॉडी है, लेकिन उसके अंदर अब जबरदस्त गर्म ऊर्जा है, जिससे आग का जहर बन गया है। यह आइस पावर के साथ टकरा रही है, आग और बर्फ की टक्कर। इससे उसकी जान बच भी गई तो भी उसकी सारी का कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी। क्या? गुफा में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी छा गई। राघव चंद्रवंशी थोड़ा करीब गया, उसकी भौहें हल्की उठीं और उसने धीरे से अपनी आत्मा की शक्ति से जांच की। सुकांतला जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गई थीं कि अगर उसकी बेटी की कल्टीवेशन खत्म हो गई तो वो इस ताकत की दुनिया में एक बोझ बनकर रह जाएगी। राघव चंद्रवंशी को पहले क्यों तुच्छ समझा गया था? क्योंकि वो मूर्ख था और उसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं थी। और अब वही हाल उनकी खुद की बेटी, भारत कंट्री की देवी कहलाने वाली कणिका सूर्यवंशी का पतन होने वाला था। इसे सुकांतला जी कैसे स्वीकार कर पाती? एल्डर महेंद्र, आप एक 6 स्टार एल्केमिस्ट हैं, क्या आप कणिका की कल्टीवेशन बचा सकते हैं? सुकांतला जी ने विनती करते हुए पूछा। महेंद्र ने गहरी सांस ली और अफसोस जताते हुए कहा, अगर कोई रास्ता होता तो मैं अपनी जान जोखिम में डाल देता, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। रब्बी टेलर का चेहरा और बिगड़ गया। वो भले ही कणिका सूर्यवंशी से प्यार करता था, लेकिन अगर उसकी कल्टीवेशन खत्म हो गई तो उसका मूल्य भी खत्म हो जाएगा। तभी राघव चंद्रवंशी ने शांत स्वर में कहा, क्या आग का जहर? बकवास है ये सब। वो मानता था कि उसकी नई नवेली पत्नी सच में अत्यंत सुंदर है, लेकिन इस समय उसका चेहरा सफेद पड़ा था। बेहद पीड़ादायक दृश्य था। वो जान चुका था कणिका के साथ यह सब किसी आग के जहर की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उसकी वजह थी डुअल सोल्स, 2 आत्माएं। राघव चंद्रवंशी की बात सुन सब चौंक गए। रब्बी टेलर ने ठंडी हंसी हंसी। क्या तुम कहना चाह रहे हो कि एल्डर महेंद्र की जांच गलत है? रीना भी गुस्से से बोली, मेरी बहन इस हाल में है और तुम, एक मूर्ख, अभी भी बकवास कर रहे हो। क्यों नहीं मर जाते तुम? क्या तुम्हें पता नहीं, मेरी बहन सिर्फ इसलिए सेज में गई थी ताकि प्रिंस रियल्म हासिल करके तुम्हारा दिमाग ठीक कर सके। और अब देखो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक हो गया, लेकिन वो खुद खत्म हो गई। सुकांतला जी ने झुंझलाकर कहा, राघव चंद्रवंशी, बंद करो ये बकवास। युवा हो तो खाने में लापरवाह हो सकते हो, बातों में नहीं, एल्डर महेंद्र ने कठोर स्वर में कहा। राघव चंद्रवंशी ने उनकी ओर देखा और बोला, जिसे ड्यूअल सोल्स की समझ नहीं, वो 6 स्टार एल्केमिस्ट कैसे हो सकता है? महेंद्र थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया। उसे याद आया कि उसने किसी प्राचीन ग्रंथ में ड्यूअल सोल्स का जिक्र पढ़ा था। राघव चंद्रवंशी आगे बोला, तुम तो खुद की बीमारी ठीक नहीं कर सकते और मेरी पत्नी का इलाज करोगे? इस बात पर सबके चेहरे बदल गए। महेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं। इसने मेरी छिपी बीमारी को पहचान लिया? वो तुरंत झुक गया और बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी महानता को नहीं पहचाना। कृपया मेरी मदद करें, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। महेंद्र के अचानक इस तरह झुकने से सभी हक्के बक्के रह गए। रब्बी टेलर ने तुरंत कहा, वो तो राघव चंद्रवंशी है, एक मूर्ख, इस पर विश्वास मत करो। लेकिन महेंद्र गरजते हुए बोला, चुप रह, तू क्या चीज है जो गुरु का अपमान करे? यह सुन रब्बी टेलर चौंक गया। सुकांतला जी ने परेशान होकर कहा, भाई महेंद्र, शायद आप भ्रमित हो रहे हैं, ये मेरा दामाद है, राघव चंद्रवंशी। महेंद्र ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और आदर से राघव चंद्रवंशी की ओर देखा। गुरुजी, आपकी क्या राय है? राघव चंद्रवंशी ने कहा, पहले कणिका को ठीक करते हैं। महेंद्र ने तुरंत रास्ता बनाया और बोला, जी बिल्कुल गुरुजी। ये देखकर रब्बी टेलर बोला, आंटी,
मैं कनिका को लुओतियान सेक्रेड लैंड ले जाऊंगा। वहां के शीर्ष एल्केमिस्ट इसका इलाज जरूर कर सकते हैं। रीना भी बोली, मां, मेरी बहन को रब्बी टेलर के साथ जाने दो। अब सुकांतला जी सोच में पड़ गईं, लेकिन महेंद्र ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं ईस्ट डेसोलेशन मेडिसिन पेवेलियन का पेवेलियन मास्टर ड्यूअल सोल्स का इलाज नहीं कर सकता, तो लोतियान सेक्रेड लैंड वाले क्या करेंगे? यह सुनकर सबके चेहरे बदल गए। अब हर किसी की नजर में राघव चंद्रवंशी पूरी तरह बदल चुका था। महेंद्र ने कहा, जूनियर सिस्टर सुकांतला जी, तुम हमेशा समझदार रही हो, आज इतनी गलतफहमी क्यों? सुकांतला जी का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसे समझ आ गया था, सिर्फ राघव चंद्रवंशी ही कणिका को बचा सकता है। उसने धीरे से कहा, राघव, मैंने पहले बहुत गलत किया। मैं एक मां के नाते तुम्हें विनती करती हूं, मेरी बेटी को बचा लो। कोई भी शर्त हो, मैं मानूंगी। लेकिन राघव चंद्रवंशी ने ठंडी आवाज में कहा, चुप रहो। उसने मन ही मन सोचा, ये मेरी पत्नी, लगता है कुछ खास ही निकलेगी। सुकांतला जी का दिल बेचैनी से भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी बेटी की जिंदगी और उसकी साधना को बचाने के लिए उसे अपने उसी मूर्ख दामाद की मदद लेनी पड़ेगी। महेंद्र ने सभी को पीछे हटने का इशारा किया और आदरपूर्वक कहा, हमें पीछे हट जाना चाहिए और गुरु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब सब कुछ गुरु पर निर्भर है। रब्बी टेलर ये देखकर अंदर ही अंदर जल उठा। उसे ईर्ष्या हो रही थी, यहां तक कि अगर उसका पिता लुओतियान सेक्रेड लैंड का संत गुरु भी यहां होता तो भी महेंद्र शायद उसे इतना सम्मान नहीं देता। आखिर इस मूर्ख राघव चंद्रवंशी के पास क्या ताकत है कि वो कणिका सूर्यवंशी को ठीक कर सके? उसने सोचा। हालांकि अगर वो सच में उसे ठीक कर देता है तो उसके पास एक योजना है। एम्परर इमोर्टल सेक्ट को झुकाकर कणिका सूर्यवंशी से शादी करनी ही है। और यह केवल उसका इरादा नहीं था, बल्कि पूरे लुओतियान सेक्रेड लैंड की मंशा थी। उधर महेंद्र, सुकांतला जी और रीना चिंता से कणिका सूर्यवंशी को देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि रब्बी टेलर के मन में क्या चल रहा है। राघव चंद्रवंशी ध्यान से कणिका सूर्यवंशी के बेहद खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी कोमलता नजर आई। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और 2 उंगलियां कणिका सूर्यवंशी के माथे पर रखीं। एक आत्मिक ऊर्जा की रेखा उसके शरीर में समा गई। धड़ाम धड़ाम, अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कणिका सूर्यवंशी के अंदर कोई भयंकर युद्ध हो रहा हो। प्रचंड सूर्य की शक्ति और मिस्टिक आइस शक्ति आपस में टकरा रही थीं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। कणिका सूर्यवंशी एक पत्ते की तरह कांप रही थी, जैसे वो कभी भी तेज हवाओं में बिखर सकती है। अगर ऐसे में महेंद्र बीच में आता तो उसकी जान बचने की बजाय और भी खतरे में पड़ जाती। लेकिन राघव चंद्रवंशी पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास में था। इस दुनिया में हर कल्टीवेटर के पास एक खास शारीरिक क्षमता होती है, किसी की मजबूत, किसी की कमजोर। पर कुछ लोग असाधारण होते हैं, जैसे ड्यूअल सोल्स, 2 आत्माएं या 3 आत्माओं वाला एक शरीर। ऐसे लोग या तो अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं या फिर इतिहास रचते हैं। कणिका सूर्यवंशी भी उन्हीं में से थी। उसके अंदर फायरी सन बॉडी और मिस्टिक आइस बॉडी दोनों थीं। राघव चंद्रवंशी अपने जीवन में पहले भी इस तरह के ड्यूअल सोल्स देख चुका था। उसके लिए यह सब एक आम बात थी। आधा घंटा बीत गया। सुकांतला जी, महेंद्र और रब्बी टेलर की नजर में राघव चंद्रवंशी एक मूर्ति की तरह खड़ा था, एकदम निष्क्रिय। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से पहले जैसा मूर्ख बन गया हो। अगर इसने कुछ किया तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा, रब्बी टेलर मन में हंसते हुए सोच रहा था। उसे शुरू से ही राघव चंद्रवंशी पर भरोसा नहीं था। अब उसे देखकर और भी यकीन हो गया था कि ये सब झूठ है। उसने एक नजर सुकांतला जी की ओर डाली, जो बहुत घबराई हुई थीं। वो धीरे से बोला, आंटी, परेशान मत होइए। भले ही कणिका अपनी सारी कल्टीवेशन खो दे, फिर भी मैं उससे शादी करूंगा। सुकांतला जी ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, रब्बी, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये सब तब देखेंगे जब कणिका ठीक हो जाए। इस समय भी रब्बी टेलर को चिंता कणिका की नहीं थी, बल्कि शादी की थी। महेंद्र ने नाराज होकर उसकी ओर देखा। क्या इसे समझ नहीं आता कि गुरु इलाज कर रहे हैं?
और ये यहां बकवास किए जा रहा है। अगर गुरु का ध्यान भटकने का डर न होता तो शायद महेंद्र उसे बाहर निकाल देता। हो गया। तभी राघव चंद्रवंशी ने अपनी आंखें खोलीं और अपना हाथ वापस खींचा। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था। लगातार आत्मिक शक्ति का उपयोग उसे थका रहा था। वो उठकर एक तरफ गया, जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर विश्राम में चला गया। हो गया। सुकांतला जी और रीना खुशी से दौड़ती हुई बिस्तर की ओर गईं। वे जानना चाहती थीं कि क्या सच में कणिका ठीक है। रब्बी टेलर भी तेजी से पहुंचा। देखना तो पड़ेगा कि यह सब सच है या नहीं, उसने मन में सोचा। इसी बीच महेंद्र राघव चंद्रवंशी के पास आया और आदरपूर्वक बोला, गुरुजी, आपने बहुत मेहनत की, धन्यवाद। राघव चंद्रवंशी ने बस हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। महेंद्र के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन वो चुप रहा ताकि गुरु का ध्यान न भटके। फिर अनजाने में उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। कणिका सूर्यवंशी की पलकों में हल्की सी हरकत थी, जैसे वो आंखें खोलने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर महेंद्र की आंखों में विश्वास और श्रद्धा और गहरी हो गई। गुरु सच में दिव्य हैं। उन्होंने ड्यूअल सोल्स की समस्या इतनी आसानी से सुलझा दी। कणिका, सुकांतला जी की आंखें भर आईं। तू ठीक है, बस यही काफी है। मां, दीदी। कणिका सूर्यवंशी ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों की ओर देखा। दीदी, तुम जाग गईं। रीना खुशी से रो पड़ी। वो राघव चंद्रवंशी सच में तुम्हें जगा गया। राघव चंद्रवंशी? कणिका सूर्यवंशी थोड़ी उलझी हुई थी। उसने मुझे बचाया? कणिका, तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। रब्बी टेलर तुरंत आगे आया। उसका चेहरा उत्साह से भरा था। तुम जाग गईं? नहीं तो मैं तो अकेले कैसे जी पाता। रब्बी टेलर? कणिका सूर्यवंशी की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी नजरें ठंडी हो गईं। तुम यहां क्या कर रहे हो? रब्बी टेलर ने उसकी नाराजगी को अनदेखा करते हुए हंसकर कहा, सच कहूं, मैं आज प्रपोज करने आया हूं। पिछली बार जब मैं प्रिंस बनने की होड़ में था तो राघव चंद्रवंशी बीच में आ गया था। इस बार मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करूंगा। मां, आप क्या कहती हैं? उसने सुकांतला जी की ओर देखा। उसे लग रहा था कि अगर उसने जल्द फैसला नहीं लिया तो राघव चंद्रवंशी सब कुछ छीन लेगा। ये सुकांतला जी को उम्मीद नहीं थी कि रब्बी टेलर इस समय ये बात करेगा। उसने अनजाने में ध्यानमग्न राघव चंद्रवंशी की ओर देखा, फिर बोली, रब्बी, कणिका और राघव चंद्रवंशी की शादी को 1 साल हो चुका है। मां, आपको क्या लगता है, मैं बेहतर हूं या वो राघव चंद्रवंशी? रब्बी टेलर ने गंभीरता से पूछा। सुकांतला जी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी नजर में रब्बी टेलर वाकई उसकी बेटी के लिए एक बेहतर विकल्प था। चाहे ताकत हो या प्रतिष्ठा, वो हर तरह से बेहतर था। लेकिन राघव चंद्रवंशी ने अभी अभी उसकी बेटी की जान बचाई थी। वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकती थी। तभी कणिका सूर्यवंशी ने धीरे से कहा, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं अपने पति के साथ खुश हूं, इसलिए कृपया हमें परेशान न करें। उसकी आवाज भले ही कोमल थी, लेकिन उसमें ऐसा आत्मविश्वास था कि कोई भी उसे टाल नहीं सकता था। जैसे ही कणिका ने ये शब्द कहे, रब्बी टेलर का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। क्या कणिका का मतलब यह था कि वो राघव चंद्रवंशी से भी कमतर है? मेरी पत्नी ठीक कहती है। उसी वक्त ध्यान में बैठे राघव चंद्रवंशी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कणिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। राघव चंद्रवंशी! रब्बी टेलर का चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया। उसके मन में हत्या करने की भावना उभरने लगी, लेकिन साथ ही थोड़ा डर भी था। रब्बी, कणिका अभी अभी होश में आई है, बाकी बात बाद में करेंगे जब उसकी तबीयत ठीक हो जाए। सुकांतला जी ने माहौल शांत करने की कोशिश की। रीना, तुम रब्बी को हेवंस क्लाउड हॉल ले जाओ। आखिरकार रब्बी टेलर लोथियन सेक्रेड लैंड का सेंट हेयर था, इसलिए उससे दुश्मनी करना अब भी सही नहीं था। रीना उठी, भौहें चढ़ाते हुए बोली, चलो रब्बी टेलर। रब्बी टेलर ने कणिका की ओर देखा। उसकी आंखों में अफसोस था, लेकिन तभी कणिका ने राघव चंद्रवंशी की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वो उसके अचानक बोले जाने से चौंक गई हो। ये देखकर रब्बी टेलर ने मुट्ठी भींच ली। दांत पीसते हुए उसने गुस्से को दबाया और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, कणिका, आराम करो, मैं कल फिर आऊंगा। उसके बोलते ही राघव चंद्रवंशी की ठंडी आवाज आई, जरूरत नहीं,
मेरी पत्नी अब मेरी देख रेख में है। ये सुनते ही रब्बी टेलर का चेहरा बैंगनी पड़ गया। उसकी हथेलियों में नाखून गड़ गए। वो घूरते हुए बोला, उम्मीद है तुम्हारा ये घमंड हमेशा बना रहे। और फिर गुस्से से मुड़कर चला गया। अगर वो एक पल और रुकता तो शायद गुस्से से फट ही पड़ता। ऐसे रवैये के साथ ये कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, राघव चंद्रवंशी ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसे किसी जालसाज की तरह गंभीर बात कर रहा हो। लेकिन पास खड़े महेंद्र हंसते हुए बोले, लोथियन सेक्रेड लैंड की ताकत तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने रब्बी टेलर को उत्तराधिकारी चुना है तो जरूर कोई सिफारिश या धोखाधड़ी रही होगी। गुफा के बाहर जाते वक्त रब्बी टेलर का शरीर कांप गया और वो गुस्से में मुंह से खून उगलते हुए बाहर चला गया। लुओथियन सेक्रेड लैंड, मेरे लिए तो वो सिर्फ मुर्गे और कुत्तों के बराबर हैं, राघव चंद्रवंशी ने लापरवाही से मुस्कुराकर कहा। महेंद्र को यह बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी हुई। सुकांतला जी की भी भौहें सिकुड़ गईं। भले ही राघव चंद्रवंशी ने कणिका को बचाया था, लेकिन लुओथियन सेक्रेड लैंड को इतनी आसानी से नीचा दिखाना सही नहीं था। आखिर उनकी ताकत अभी भी एम्परर इमोर्टल सेक्ट से ज्यादा थी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर राघव चंद्रवंशी न होता तो शायद उसकी बेटी आज जिंदा न होती। कणिका, अब कैसी लग रही हो? सुकांतला जी ने विषय बदला। कणिका ने खुद को परखा और खुशी से चौंकते हुए बोली, मुझे तो पहले से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या यह सच में संभव था कि उसके शरीर में जो आग जैसा झर था वो पूरी तरह खत्म हो गया? फौरन उसने महेंद्र की ओर झुकते हुए हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ महेंद्र, आपकी सहायता के लिए आभारी हूं। मैं हमेशा आड़नी रहूंगी। यह सुनकर महेंद्र और सुकांतला जी कुछ पल को चौंके। फिर थोड़ी झिझक के साथ महेंद्र बोले, कणिका, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। दरअसल आपको बचाने वाला मैं नहीं, बल्कि आपके पति राघव चंद्रवंशी हैं। फिर महेंद्र ने खुद भी राघव चंद्रवंशी को झुककर प्रणाम किया। राघव चंद्रवंशी? कणिका ने चौंककर उसकी ओर देखा। रीना ने भी कहा था कि राघव चंद्रवंशी ने उसे बचाया, और अब महेंद्र भी यही कह रहे हैं। क्या यह सच में मुमकिन है? वो तो जानती थी कि राघव चंद्रवंशी कौन है। एक छोटे से गांव का सीधा सादा लड़का जो बचपन से मंदबुद्धि था और कभी साधना भी नहीं कर पाया। अब भले ही वो सामान्य लग रहा हो, लेकिन क्या यह मुमकिन था कि उसने सच में उसे बचाया? राघव चंद्रवंशी ने नाराज होकर उसकी ओर देखा और बोला, मुझे दुख होता है कि मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझ पर शक कर रही हो पत्नी। कणिका, यह सच है। उसे वाकई राघव चंद्रवंशी ने बचाया है, सुकांतला जी ने समझाया और पूरी घटना विस्तार से बताई, खासकर डुअल सोल की बात पर। सुनकर कणिका को लगने लगा जैसे वो राघव चंद्रवंशी को पहली बार देख रही हो। चाहे उसे समझ में आए या नहीं, ये एक सच था। उसके पति ने उसे बचाया था। वो कुछ पल के लिए शांत रही, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद राघव चंद्रवंशी। ये सुनकर राघव चंद्रवंशी मुस्कुराया। उसकी आंखों में कोमलता थी। हमारे बीच धन्यवाद की क्या जरूरत है? बीते एक साल में पूरे एम्परर इमोर्टल सेक्ट में सिर्फ कणिका ही थी जिसने उसे एक अपनापन दिया। जब भी वो ध्यान से बाहर आता, सबसे पहले वही कोशिश करती कि उसे ठीक किया जाए, भले ही बार बार असफल रही। वो पल राघव चंद्रवंशी कभी नहीं भूला। हमारे बीच धन्यवाद की क्या जरूरत है? कणिका ने धीरे से दोहराया और उसकी मुस्कान से पूरी बर्फीली गुफा जैसे खिल उठी। यहां तक कि पास की आइस लेक में खिले कमल भी फीके लगने लगे। राघव चंद्रवंशी थोड़ी देर के लिए उस सौंदर्य में खो गया। उसे याद आया, कभी एक और औरत थी, सुंदर, शक्तिशाली, जिससे उसने दिल से प्यार किया, पर जिसने उसे धोखा दिया। वो थी चिनाई, सम्राज्ञी चिनाई, और वो विश्वासघाती रोहित। उन दोनों को याद करके उसके मन में क्रोध भर आया। उसी वक्त महेंद्र ने झिझकते हुए कहा, स्वामी, उस बात के बारे में जो हमने पहले चर्चा की थी। राघव चंद्रवंशी अपने विचारों से लौटा और धीमे स्वर में बोला, चूंकि तुम्हारा इरादा मेरी पत्नी को बचाने का था, तो मैं बताता हूं। तुम्हारे शरीर में 5 मुख्य बिंदु, हेवेनली गेट, डिवाइन पैलेस, जाइंट वैली, 100 मीटिंग्स, कुनलुन, सब में दिक्कत है। इलाज आसान है, 3 औषधियां लो, हेवेनली स्पिरिट, डिवाइन एंट्रेंस और लाइट सोल।
इन्हें साथ में 1 हफ्ते तक लो और समस्या खत्म। और हां, धूप में रहना शुरू करो, हमेशा गुफा में छिपे मत रहो, राघव चंद्रवंशी ने लापरवाही से जोड़ा। ये सुनकर सुकांतला जी और कणिका दोनों चौंक गए। ये औषधियों के नाम तो उन्होंने कभी सुने तक नहीं थे। महेंद्र बेहद उत्साहित हुए, झुककर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। शुक्रिया मत कहो, बस मुझे कुछ दामोदरई कंडेंसिंग पिल्स दे दो, राघव चंद्रवंशी ने कहा। क्या? दामोदरई कंडेंसिंग पिल्स? सब चौंक गए। हां, जितनी चाहो उतनी दे दो। महेंद्र ने तुरंत बहुत सी बोतलें निकाल लीं। 1 बोतल काफी है। राघव चंद्रवंशी ने बस 1 ली और बोला, अब आप लोग बाहर जाएं, मुझे कणिका से कुछ बात करनी है। जी स्वामी। महेंद्र तुरंत बाहर चले गए। सुकांतला जी और कणिका ने विदा ली और बाहर चली गईं। इस सब ने कणिका को और भी हैरान कर दिया। क्या उसकी मां का बर्ताव सच में बदल गया था? पहले तो वो राघव चंद्रवंशी को कोसती नहीं थकती थी और अब उसने बस 1 शब्द में बात मान ली। बहुत अजीब। कणिका ने हैरानी से राघव चंद्रवंशी की ओर देखा। एम्परर इमोर्टल सेक्ट हेवंस क्लाउड हॉल रब्बी टेलर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपने नीचे की सीट पर जोर से हाथ मारा और गुस्से में बोला, राघव चंद्रवंशी फिर से मेरी सारी योजनाओं पर पानी फेर रहा है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि वो चाहकर भी राघव चंद्रवंशी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि फिलहाल वो एम्परर इमोर्टल सेक्ट के भीतर था और वहां वो कोई गंदी चाल नहीं चल सकता था। रब्बी टेलर ने ठंडी सांस ली और मन ही मन सोचा, ज्यादा दिन की बात नहीं है, जब हेवन सप्रेसिंग एंशिएंट सेक्ट इमोर्टल क्लाउड माइन पर कब्जा कर लेगी, तब देखता हूं ये सेक्ट कितना शांत रहता है। फिर ये लोग खुद ही मुझसे मदद की भीख मांगेंगे। यह सोचते ही रब्बी टेलर का मूड कुछ बेहतर हो गया। उसी समय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया और झुककर बोला, युवा स्वामी, कोई आपसे मिलने आया है। रब्बी टेलर ने हल्की भौहें चढ़ाकर पूछा, कौन है? मोहित। यह सुनते ही रब्बी टेलर की आंखों में हल्की हैरानी चमकी। ये तो एम्परर इमोर्टल सेक्ट का टॉप शिष्य है, ये मुझसे मिलने क्यों आ रहा है? ठीक है, उसे अंदर भेज दो। जी। वो व्यक्ति चला गया। रब्बी टेलर कुछ पल सोच में पड़ गया। मोहित, एम्परर इमोर्टल सेक्ट का सर्वश्रेष्ठ शिष्य, जिसे संत उत्तराधिकारी बनने का सबसे प्रबल दावेदार माना जाता था। उसकी ताकत राजकुमारों से भी ज्यादा बताई जाती थी और वो फियर्स सन अपर कंट्री के सबसे चमकते सितारों में से एक था। सुना है उसे कणिका भी पसंद है। पहले वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था, अब वो अचानक क्यों मिलने आया? तभी एक हंसती हुई आवाज गूंजी, रब्बी टेलर, हमारे एम्परर इमोर्टल सेक्ट आए और खबर तक नहीं दी, वरना मैं खुद स्वागत करता। एक हल्की हवा के झोंके के साथ एक सफेद बादल जैसी पोशाक पहने युवक प्रकट हुआ। वो और कोई नहीं बल्कि मोहित था। वो मुस्कुराया और हल्का सा झुककर अभिवादन किया। रब्बी टेलर भी खड़ा हुआ और हल्के से मुट्ठी बांधकर अभिवादन लौटाया। भाई मोहित, आजकल तो बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं तो बस कणिका से मिलने आया हूं, किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। मोहित हल्के से मुस्कुराया। यदि युवा स्वामी कणिका से मिलने आ रहे थे तो मुझे पहले ही बताना चाहिए था, ताकि मैं खुद इंतजाम कर पाता। रब्बी टेलर ने आंखें संकरी की और सीधे कहा, सीधे मुद्दे पर आओ, बात क्या है? मोहित बिना पूछे बैठ गया, एक प्रतिबंध लगा दिया और शांत स्वर में बोला, युवा स्वामी कणिका से विवाह करना चाहते हैं। रब्बी टेलर की भौहें तन गईं और स्वर ठंडा हो गया। कणिका पहले से शादीशुदा है। भाई मोहित को ऐसे हल्के बयान नहीं देने चाहिए। मोहित ने लापरवाही से कहा, उसका पति कैसा है, इस पर बात करने की जरूरत ही नहीं। मेरी सबसे प्रिय अनुज बहन की शादी एक नालायक से हो गई। मुझे यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन रब्बी टेलर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके लिए एकदम उपयुक्त हैं। रब्बी टेलर की आंखें सिकुड़ गईं। सीधी बात करो। अब मोहित की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखें 2 दिव्य तलवारों जैसी चमकने लगीं। उसने स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुम्हारे लिए उस बेकार को रास्ते से हटाता हूं और तुम कणिका से शादी कर लो। कुछ पल को वातावरण सख्त हो गया। रब्बी टेलर की आंखों में चमक उभरी। फिर वो हंस पड़ा। भाई मोहित, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। राघव चंद्रवंशी तो तुम्हारे ही सेक्ट का दामाद है। मोहित ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सच में कणिका को अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो
तो बेकार की बातें छोड़ो, मेरा धैर्य सीमित है। रब्बी टेलर कुछ क्षण तक मोहित को नजरों से तौला, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मंजूर है। मोहित ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी रब्बी हेवंस क्लाउड हॉल में कुछ दिन आराम करो और अच्छी खबर का इंतजार करो। इतना कहकर वो हवा में विलीन हो गया। उसके जाते ही रब्बी टेलर ने संकरी आंखों से देखा और हल्के से मुस्कुराया। चालाक है मोहित, राघव चंद्रवंशी को हटवाना चाहता है ताकि मुझसे कणिका की शादी करवाकर खुद संत उत्तराधिकारी बन सके और एक दिन पूरे सेक्ट का उत्तराधिकारी बन जाए। काफी हिम्मत है इसमें, अपने प्यार को छोड़ने तक को तैयार है। लेकिन यह सब रब्बी टेलर के लिए तो फायदेमंद ही था। क्यों ना मानूं? रब्बी टेलर ने धीरे से खुद से कहा, बेहतर होगा कि हेवन सप्रेसिंग सेक्ट के आने से पहले ही राघव चंद्रवंशी को मार दिया जाए ताकि मेरी कणिका का मूड खराब ना हो। दूसरी ओर राघव चंद्रवंशी को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। इस वक्त वो मिस्टिक आइस केव में अपनी पत्नी कणिका के साथ अपने ही छोटे से संसार में मग्न था। कणिका ने बिस्तर से उठते हुए पूछा, तुम्हें होश कब आया? राघव चंद्रवंशी ने जवाब दिया, आज ही। तुम्हें होश आए सिर्फ एक दिन हुआ है और तुमने मेरी बीमारी भी ठीक कर दी और मास्टर महेंद्र को भी इतना प्रभावित कर दिया। कणिका को शक हुआ। राघव चंद्रवंशी मुस्कुराया, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा आदमी कौन है। कणिका कुछ बोल नहीं पाई, फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, तुम पहले जैसे नहीं रहे। राघव चंद्रवंशी ने आंखें घुमाई। जाहिर है, जब से मैं 11 साल का था दिमागी हालत सही नहीं थी। अब जब होश आ गया है तो मैं बदला हुआ ही लगूंगा। कणिका सोच में पड़ गई। बात में कुछ सच्चाई तो थी, लेकिन उसे अब भी लगता था कि राघव चंद्रवंशी काफी बदल गया है। उसे देखते हुए राघव चंद्रवंशी मुस्कुराया और गंभीरता से बोला, बस एक बात याद रखना, तुम कणिका मेरी पत्नी हो, समझी? कणिका ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ कहा नहीं। शादी को 1 साल हो चुका था, इसलिए बात में दम था। तुम कर क्या रहे हो? राघव चंद्रवंशी कपड़े उतारते हुए बोला, 1 साल की शादी हो गई है, अब सुहागरात तो बनती है। रुको, कणिका ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए उसे लात मार दी। बात करते हुए राघव चंद्रवंशी ने एक झटके में 10 दामोदरी कंडेंसिंग पिल्स गटक ली। अगर कोई उसे ऐसा करते देखता तो हैरान रह जाता। भले ही ये गोलियां छोटी स्तर की हों, लेकिन बिना किसी साधना के व्यक्ति द्वारा एक साथ 10 निगलना सीधा मौत बुलाने जैसा था। बूम! लेकिन राघव चंद्रवंशी को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके शरीर में भयंकर ऊर्जा दौड़ने लगी, जैसे कोई प्राचीन नदी गर्जना कर रही हो। कणिका हैरानी से देखती रही कि कैसे उसका शरीर बदलता जा रहा था। बॉडी रिफाइनमेंट, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, 7th, 8th, 9th लेयर। फिर एक भारी गर्जना के साथ वो पूरी तरह बदल गया। एक ही सांस में उसने बॉडी रिफाइनमेंट के सभी 9 स्तर पार कर लिए और सीधा एलिक्सिर फील्ड को खोल दिया। शरीर की सारी नसें सक्रिय कर दी और रीच प्रोफाउंड स्तर पर पहुंच गया। राघव चंद्रवंशी के शरीर पर जटिल और रहस्यमयी चिन्ह उभर आए। उसी पल एम्परर इमोर्टल सेक्ट के आकाश में एक भयंकर घटना हुई। बैंगनी दामोदरी 90,000 ली तक फैल गई। इतनी बड़ी बात कि खुद स्वर्ग कांप उठा। सैकड़ों सालों से छिपे हुए वृद्ध और ताकतवर बुजुर्गों ने भी अपनी आंखें खोल दी। क्या ये पवित्र शरीर मॉन्स्टर बॉडी का उदय है? एम्परर इमोर्टल सेक्ट, क्या यह जौ कणिका राजकुमारी की वजह से हुआ है? पूरा ईस्ट डेसोलेशन डोमेन का सदर्न डोमेन उस समय हिल गया जब एक के बाद एक शक्तिशाली हस्तियां अपनी आंखें खोलकर एम्परर इमोर्टल सेक्ट की दिशा में देखने लगीं। उनके चेहरों पर हैरानी और संदेह साफ नजर आ रहा था। कुछ ही पलों पहले सभी ने एक भयानक ऊर्जा महसूस की थी, जिसने आसमान के लाखों मील तक के बादलों को हटा दिया था, मानो कोई दिव्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चीर कर आ रही हो। वो ऊर्जा बस एक पल के लिए प्रकट हुई और फिर एकदम से गायब हो गई, जैसे किसी बहुत बड़ी ताकत ने उसे जबरन दबा दिया हो। सिर्फ सबसे ताकतवर लोगों ने उस पल की खतरनाक उपस्थिति को महसूस किया। तुरंत किसी को लाइटियन हेवेनली कंट्री भेजो, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। एक प्राचीन सेक्ट ने तुरंत गुप्त आदेश जारी किया। इधर
सदर्न डोमेन में खलबली मच गई और कई ताकतवर सेनाएं एम्परर इमोर्टल सेक्ट की ओर बढ़ने लगीं। एम्परर इमोर्टल सेक्ट में ही सभी लोग आसमान की ओर देख रहे थे और चौंकते हुए कह रहे थे, हे भगवान, आसमान पूरा बैंगनी हो गया है, ये क्या हो रहा है? क्या कोई महान साधक कोई मंत्र चला रहा है या कोई अतुलनीय ताकत वाला व्यक्ति यहां से गुजरा है? लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे। वहीं एम्परर इमोर्टल सेक्ट के प्राचीन पूर्वज आसमान में फैली उस बैंगनी रोशनी को गंभीर चेहरों से देख रहे थे। हालांकि वह ऊर्जा दबा दी गई है, लेकिन सदर्न डोमेन की वो पुरानी ताकतें जरूर इसे महसूस कर चुकी होंगी। सभी लोग तैयार रहे। बाकियों को कुछ नहीं पता था, लेकिन उन बुजुर्गों को अच्छी तरह मालूम था कि ऐसी असाधारण घटना सिर्फ तभी होती है जब किसी पवित्र शरीर मॉन्स्टर बॉडी की शक्ति जाग जाती है। बैंगनी ऊर्जा किस दिशा से आ रही थी, जल्दी पता करो। उसी समय सेक्ट के 8 महान बुजुर्ग भी सक्रिय हो गए। रब्बी टेलर भी हॉल से बाहर आया और आसमान की तरफ गंभीरता से देखता हुआ बोला, ये सब क्या हो रहा है? उसे लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मोहित, जो थोड़ी देर पहले ही वहां से निकला था, उसने भी ये आसमानी घटना देख ली थी। उसकी आंखों में चिंता चमक उठी। ऐसी घटना सिर्फ एक ही बात बताती है, एम्परर इमोर्टल सेक्ट के अंदर कोई दिव्य अस्तित्व पैदा हो गया है, और ये उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी। उधर मिस्टिक आइस केव में राघव चंद्रवंशी, जो इन सब से अनजान था, अभी भी बिस्तर के पास ध्यान लगाकर बैठा हुआ दामोदरई कंडेंसिंग पिल्स को पागलों की तरह अवशोषित कर रहा था। रीच प्रोफाउंड की तीसरी लेयर तक उसकी शक्ति पहुंच गई थी। ध्यान दें, कल्टीवेशन के स्तर इस प्रकार होते हैं: बॉडी रिफाइनमेंट, रीच प्रोफाउंड, डिवाइन गेट, डाओ प्लेटफॉर्म इंस्क्रिप्शन और फिर प्रिंस स्तर। हर स्तर में 9 लेयर्स होती हैं। बॉडी रिफाइनमेंट में शरीर को मजबूत किया जाता है ताकि इंसान अपनी सीमाओं से परे जा सके। उसके बाद आता है रीच प्रोफाउंड, जिसमें कोई भी साधक दिव्य शक्तियों को साधने में सक्षम होता है। राघव चंद्रवंशी ने सिर्फ 10 दामोदरई कंडेंसिंग पिल्स खाकर ही सीधे रीच प्रोफाउंड तीसरी लेयर तक पहुंच बना ली। यह अपने आप में एक चमत्कार था। उसने जैसे ही आंखें खोलीं, उनमें उत्साह चमक रहा था। ये सच है, मैं सच में वो ही हूं। वो जोर से हंस पड़ना चाहता था। उसका शरीर असल में वही मॉन्स्टर बॉडी था जिसका जिक्र सिर्फ मिथकों में होता है। मॉन्स्टर बॉडी क्या है? एक ऐसा शरीर जिससे सभी स्वर्ग और हजारों रास्ते सिर झुकाते हैं। राघव चंद्रवंशी पहले सदर्न डोमेन के युन देश के वानान शहर में चंद्रवंशी परिवार का उत्तराधिकारी था, लेकिन 11 साल की उम्र में उसकी लाइफ सोल, आत्मिक चेतना को एक प्राचीन काल के ब्यूरियल एम्परर ने चुरा लिया था और उसे मिथिकल युग में ले जाकर एक अमर दैत्य शरीर में बदल दिया था। उसके बाद वह ब्यूरियल एम्परर के अधीन रहकर दुनिया की सभी रहस्यमयी जगहों में मॉन्स्टर बॉडी की खोज में रहा। लाखों सालों तक यातनाएं झेली, नर्क जैसी जगहों में कैद रहा, पर मॉन्स्टर बॉडी नहीं मिली। लेकिन इतने समय में उसने एक अजेय मॉन्स्टर हार्ट, अडिग आत्मबल बना लिया और आखिरकार उस पागल सम्राट के चंगुल से भाग निकला। ब्यूरियल एम्परर, तू कभी नहीं सोच सकता था कि मेरा असली शरीर ही वो अनोखी मॉन्स्टर बॉडी है जिसे तू खोज रहा था। राघव चंद्रवंशी के शरीर में इतनी ताकत भर गई थी कि उसने एक घूंसा मारा और कई 100 फीट मोटी दीवार को चूर चूर कर दिया। कर्णिका की आंखें फटी रह गईं। उसने वो दृश्य देखा था और सिर्फ 2 शब्द बोली, राक्षस। कोई व्यक्ति जो अभी तक साधक भी नहीं था, अचानक इतनी ताकत तक पहुंच जाए, ये वाकई चमत्कारी था। पत्नी, अब तुम भी आइस एंड फायर प्रोफाउंड पिल खा लो, राघव चंद्रवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा। कर्णिका चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास ऐसा एलिक्सिर है? राघव चंद्रवंशी ने आंखें घुमाईं। तुम्हारी दोहरी आत्मा, डुअल सोल को किसने ठीक किया, याद है? कर्णिका ने थोड़ा झिझकते हुए वो पिल निकाले। एक निकालने लगी तो राघव चंद्रवंशी बोला, 10 पिल्स निकालो। पहले तुम्हारा सिर्फ मिस्टिक आइस बॉडी जागा था, तब एक पिल काफी था। अब मिस्टिक आइस और फेरी सन दोनों शरीर जाग गए हैं, तो एक से कुछ नहीं होगा।
जब दोनों शरीर पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे तो तुम्हारी डुअल सोल डिवाइन बॉडी बन जाएगी। कणिका हैरान रह गई। डिवाइन बॉडी? राघव चंद्रवंशी गंभीर होकर बोला। तुम मेरी पत्नी हो, कम से कम डिवाइन बॉडी तो होनी ही चाहिए। कणिका ने उसे प्यार से घूरा। तुम्हें डींग मारने में कोई जवाब नहीं। फिर भी उसने सभी 10 पिल्स खा लिए, क्योंकि उसके दिल को यकीन था कि राघव चंद्रवंशी झूठ नहीं बोल रहा। तभी एक भयंकर ऊर्जा कणिका के शरीर से निकलने लगी और आकाश तक पहुंच गई। बूम! उसके बाएं पीछे एक विशाल सूर्य निकल आया जो जला रहा था। दाएं पीछे चंद्रमा उभर आया जो बर्फ की ठंडक फैला रहा था। आग और बर्फ यिन और यांग की तरह अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे को संतुलित कर रहे थे। राघव चंद्रवंशी ने यह दृश्य देखा, फिर खुद को संभाला और मिस्टिक आइस केव से बाहर निकल गया। उसे पता था कि यह सब देखकर अब कई लोग यहां पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कि सब आ जाएं, उसे वहां से निकल जाना चाहिए। उसने मन में सोचा, अगर मैं ठीक याद करूं तो ये एम्परर इमोर्टल सेक्ट उस लड़के लाइटियन ने बनाई थी। अब जब मैं यहां हूं तो एक बार उसे मिल ही लेता हूं। कुछ समय बाद एम्परर इमोर्टल सेक्ट के खतरनाक बुजुर्ग एक के बाद एक मिस्टिक आइस केव पहुंचे। उनके शरीर से इतनी ताकत निकल रही थी कि खून की लहरें बहने लगीं। ये सभी साधक राजकुमार स्तर से कहीं ऊपर के थे। क्या यह चमत्कारी घटना राजकुमारी कणिका की वजह से हुई? एक बुजुर्ग बोला। सुकांतला जी भी आ पहुंची। उत्साह से बोली, जरूर, कणिका ने ही प्रिंस स्तर पर पहुंचकर मिस्टिक आइस बॉडी की ताकत जगाई है। लेकिन ग्रेट एल्डर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मिस्टिक आइस बॉडी सामान्यतः एम्परर बॉडी मानी जाती है। इतनी भयंकर घटना उससे नहीं हो सकती। सुकांतला जी, उस केव में कोई और भी था। सुकांतला जी ने राघव चंद्रवंशी के बारे में सोचा, लेकिन सिर हिलाकर बोली, मेरे दामाद के अलावा कोई नहीं, लेकिन वो तो एक मूर्ख है। बाकी सभी बुजुर्ग भी गंभीर नहीं हुए, क्योंकि कौन यकीन करता कि एक पागल आदमी इतनी दिव्य घटना का कारण बन सकता है। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि राघव चंद्रवंशी अब पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि वे मान रहे थे कि यदि अंदर सिर्फ कणिका और राघव चंद्रवंशी हैं, तो यह सब कणिका ने ही किया होगा। लेकिन एम्परर बॉडी से इतनी बड़ी घटना, वो भी 90,000 ली दूर तक बैंगनी ऊर्जा फैलाना और बड़े बड़े पितामहों को हिला देना, क्या यह वाकई मुमकिन था? तभी सुकांतला जी को कुछ याद आया। वह जल्दी से बोली, सही बात, थोड़ी देर पहले बुजुर्ग महेंद्र कणिका की जांच कर रहे थे और पता चला कि उसमें 2 आत्माएं ड्यूअल सोल्स हैं। सब हैरान रह गए। 2 आत्माएं? क्या एक व्यक्ति के पास 2 तरह के शरीर हो सकते हैं? हां, सुकांतला जी ने सिर हिलाया। यकीनन ऐसा है। अब सभी ने मान लिया। तो फिर यह घटना निश्चित ही कणिका की वजह से हुई है। मिस्टिक आइस केव में कणिका ने आइस एंड फायर प्रोफाउंड पिल की मदद से अपनी ड्यूल सोल्स को पूरी तरह से जागृत कर लिया। उसकी मिस्टिक आइस बॉडी और फेरी सन बॉडी की शक्तियां मिलकर डिवाइन बॉडी के स्तर पर पहुंच गईं। सामान्य रूप से किसी भी साधक की बॉडी 5 स्तरों में आती है: मोर्टल बॉडी, ओवरलॉर्ड बॉडी, एम्परर बॉडी, डिवाइन बॉडी और मॉन्स्टर बॉडी। कणिका की मिस्टिक आइस बॉडी पहले ही एम्परर बॉडी थी, लेकिन अब जब फेरी सन बॉडी भी सक्रिय हो गई है, तो दोनों शक्तियां मिलकर उसे डिवाइन बॉडी के स्तर पर ले आई हैं। अब वह कृष्णा अपर कंट्री की सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं में से एक बन गई है, और इसका सारा श्रेय राघव चंद्रवंशी को जाता है। इसी क्षण कणिका ने अपनी सीमा तोड़ी और प्रिंस की रियल्म में प्रवेश कर लिया। ये बात ध्यान देने लायक है कि कणिका अभी केवल 18 साल की है, और इस उम्र में प्रिंस का दर्जा पाना पिछले 10,000 वर्षों में एम्परर इमोर्टल सेक्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बूम बूम बूम। उसके इस ब्रेक थ्रू के साथ ही आकाश में एक प्रचंड सूर्य और उज्ज्वल चंद्रमा उग आए, जो पूरे गगन को 2 भागों में बांटते दिखे। इस अद्भुत घटना ने पहले से फैली हुई बैंगनी रोशनी को तुरंत मिटा दिया, और फिर पूरे एम्परर इमोर्टल सेक्ट में हड़कंप मच गया। फिर से कोई गड़बड़? कहा जा रहा है कि यह सब हॉली डॉटर की वजह से हुआ है। वो है ही खास, टैलेंटेड, खूबसूरत और कृष्णा कंट्री की सबसे बड़ी देवी जैसी। बस अफसोस यही है कि उसने एक मूर्ख से शादी कर ली। अबे,
तू उस मूर्ख की बात क्यों कर रहा है? मूड मत बिगाड़। इधर राघव चंद्रवंशी जो एंसेस्टर टेम्पल की ओर जा रहा था, वो भी आसमान की इस घटना को देख रहा था। यह सब कुछ उसके लिए अनपेक्षित नहीं था। बाकी शिष्यों की तानों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था, भले ही मैंने मॉन्स्टर बॉडी को जागृत कर लिया है, लेकिन ये एक महल की तरह है जो हवा में टंगा है। इसकी नींव अभी डाली जानी बाकी है। जब तक कुछ भयानक शक्तियां मुझे पहचान नहीं लेती, मुझे अपनी रक्षा के लिए कुछ उपाय खोजने होंगे। राघव चंद्रवंशी का असली शरीर तो मॉन्स्टर बॉडी है, पर उसकी आत्मा बहुत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि वो 90,000 सालों से सो रही थी। उसने पहले रब्बी को चेतावनी देने और लू छेंगड़े को नियंत्रित करने में थोड़ी आत्मा शक्ति इस्तेमाल कर ली थी, इसलिए अब वो उसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता था। अब उसे बाहरी साधनों का सहारा लेना था, और संयोग से ये जगह एम्परर इमोर्टल सेक्ट उसे बेहद अच्छी तरह से जानती थी। दरअसल वह इसका दामाद नहीं, बल्कि इस सेक्ट के संस्थापक कृष्णा ग्रेट एम्परर को स्वयं प्रशिक्षित करने वाला व्यक्ति था, राघव चंद्रवंशी खुद। कृष्णा का एंसेस्टर टेम्पल एम्परर पीक के पीछे है, जहां कोई भी शिष्य जाकर पूर्वजों को प्रणाम कर सकता है। जब राघव चंद्रवंशी वहां पहुंचा तो सफाई में लगे शिष्य आसमान में नजर गड़ाए सूर्य चंद्र के अद्भुत नजारे में खोए थे। उसे आते देख किसी ने ध्यान नहीं दिया। राघव चंद्रवंशी को इस शांति पर कोई आपत्ति नहीं थी और वह मंदिर में दाखिल होने लगा। रुक जा! तभी एक शिष्य ने उसे देख लिया और गुस्से में चिल्लाया। जब उसने ध्यान से देखा कि ये कौन है, तो व्यंग्य में बोला, अरे ये तो वही प्रसिद्ध दामाद राघव चंद्रवंशी है। एंसेस्टर टेम्पल में आए हो, यहां आकर धूल फांकने आए हो। बाकी शिष्यों ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, ये पागल फिर से मंदिर आ गया, शायद फिर से अपनी शादी का घमंड दिखाने आया है। ये मूर्ख तो समझता भी नहीं कि उसे कितना सौभाग्य मिला है, हमारी पवित्र पुत्री ने इसे अपनाया। ये तो वैसा ही है जैसे फूल कीचड़ में गिर जाए। पर हर कोई ये अच्छी तरह जानता था कि उनकी बातों में जलन साफ झलक रही थी। कणिका हर किसी की ख्वाहिश थी, और वो किसी और की नहीं, इसी मूर्ख राघव चंद्रवंशी की पत्नी बन गई थी। राघव चंद्रवंशी बिना रुके चलता रहा, उन्हें देखकर मुस्कुराया और बोला, मेरी पत्नी ने मुझे चुना, ये उसके अच्छे स्वाद का की सबूत है। तुम जैसे साधारण लोग इसे क्या समझोगे? हटके, ये तो अब सही सलामत बात कर रहा है। सभी चौंक गए, पर वे उसे रोककर बोले, एंसेस्टर टेम्पल में जाना है तभी जा सकते हो जब जमीन पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंको। राघव चंद्रवंशी ने आंखें संकरी कर लीं। चेहरा शांत लेकिन ठंडा था। अगर मैं ना करूं तो मर जाएगा। और एक शिष्य फियरस टाइगर क्लॉ से हमला करने आ गया। बाकी बोले, राजू ज्यादा मत कर, इसका कोई कल्टीवेशन नहीं है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बूम! एक ही घूंसे में राजू का जबड़ा टूट गया। वो खून उगलते हुए दूर एक पत्थर से टकराया और बेहोश हो गया। बहुत बकबक करता है, राघव चंद्रवंशी ने धीमे से कहा। बाकी सभी शिष्य सन्न। घुटनों पर बैठो और भौंको, राघव चंद्रवंशी ने ठंडे स्वर में कहा। डर के मारे दो शिष्य घुटनों पर गिर पड़े। हम भौंकेंगे, हम भौंकेंगे, अच्छे बच्चे, राघव चंद्रवंशी ने मासूम मुस्कान के साथ कहा और मंदिर के अंदर चला गया। वो चले गए, पर वे दोनों तब भी डर के मारे भौंकते रहे। क्या वो सच में राघव चंद्रवंशी था? राजू और संदीप दोनों ही रीच प्रोफाउंड की 5वीं लेयर पर हैं, फिर भी एक ही घूंसे में उड़ गए। नहीं, कोई उसे बनकर आया होगा, पर कोई ये पागल बनने की जहमत क्यों उठाएगा? आखिरकार वे बोले, हमें ये बात भाई जॉनी को बतानी चाहिए। स्टार, उनका समर्थन करता था जॉनी, आउटर सेक्ट का नंबर 1 शिष्य, जो रीच प्रोफाउंड की 9वीं लेयर पर था, सिर्फ एक कदम दूर डिवाइन गेट रेल्म से। वहीं से इनर सेक्ट की शुरुआत होती है, जहां से आउटर सेक्ट वालों की किस्मत तय होती है। उनका मन अपमान और क्रोध से जल रहा था। राघव चंद्रवंशी को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। और उसी समय पूर्वज मंदिर के भीतर राघव चंद्रवंशी उस पुराने पूर्वज मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और उस मूर्ति को एक तक देख रहा था जो मंदिर के ऊपरी मंच पर थी, लेकिन अगरबत्ती के धुएं में धुंधली हो चुकी थी।
वह एक तरह की गहरी सोच में डूबा हुआ था। समय चाहे जितना भी बीत गया हो, उस मूर्ति में आज भी एक दिव्य और विशाल आभा थी जो किसी को भी श्रद्धा के भाव में झुका सकती थी। ली तियान महान सम्राट की उस मूर्ति के नीचे एक दिव्य वेदी थी, जहां धुएं की परतें घूम रही थीं, बादलों और कुहासे की तरह। किसी अजीब वजह से वह धुआं बिखरने जैसा लग रहा था, लेकिन उसी समय फिर से सघन होने को भी। उस धुएं में हल्के से एक अक्षर बना, चंद्रवंशी, जो किसी दिव्यता की अनुभूति करा रहा था। तभी एक बूढ़ी आवाज मंदिर में गूंजी, जिसमें हल्की नाराजगी छुपी थी। कब तक यूं ही खड़े रहोगे? राघव चंद्रवंशी चौंक कर होश में आया। उसने मूर्ति के सामने बैठे सफेद बालों और दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, ली तियान सम्राट की मूर्ति देखकर बहुत सारी पुरानी बातें याद आ गईं। बूढ़े ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, वो हमारे कुलगुरु की प्रतिमा है। आजकल के युवाओं में कोई शिष्टाचार नहीं बचा। राघव चंद्रवंशी बस मुस्कुराया, पर कुछ बोला नहीं। बूढ़े व्यक्ति दामोदर की भौहें तन गईं। उसने सख्त स्वर में कहा, पूर्वज मंदिर में जब कोई आता है तो कुलगुरु को प्रणाम करना जरूरी होता है। यह हमारे एम्परर इमोर्टल सेक्ट का नियम है। तुम इतनी देर से खड़े हो, यह शिष्टाचार के खिलाफ है। क्या तुम प्रणाम नहीं करोगे? राघव चंद्रवंशी की नजर फिर से उस चंद्रवंशी अक्षर पर पड़ी और उसने धीरे से कहा, रहने दो, बस यूं ही देख रहा था, अब चला जाऊंगा। यह सुनकर दामोदर की आंखें संकीर्ण हो गईं और वह गंभीर स्वर में बोला, कुलगुरु का अपमान सेक्ट से निष्कासन योग्य अपराध है। क्या तुम सच में प्रणाम नहीं करोगे? स्टार, क्या यह जरूरी है? राघव चंद्रवंशी ने पूछा। दामोदर ने सिर हिलाया। हां, यह नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। राघव चंद्रवंशी ने कंधे उचकाकर कहा, अगर कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? दामोदर हंस पड़ा। तुम युवा कितने मजेदार बातें करते हो। मैं 3000 साल से इस मंदिर की रक्षा कर रहा हूं, ऐसा पहली बार सुन रहा हूं। प्रणाम करो, अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। ठीक है, राघव चंद्रवंशी ने धीरे से कहा और मूर्ति के सामने जाकर झुक गया। बूम जैसे ही उसने प्रणाम किया, पूरा मंदिर तेज दिव्य प्रकाश से भर गया। वह प्रकाश जैसे फटने वाला था। कृष्णा सम्राट की मूर्ति से एक जबरदस्त खिंचाव की शक्ति निकली, जिसने सारा दिव्य प्रकाश मूर्ति के भीतर खींच लिया और अगले ही पल वह मूर्ति पूरी तरह साधारण लगने लगी, जैसे उसकी दिव्यता एक पल में गायब हो गई हो। दामोदर उस दृश्य को देख स्तब्ध रह गया। उसके मन की धड़कन जैसे थम गई हो। उसने कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। वो दिव्यता जो मूर्ति में थी एकदम तीव्र हुई और फिर गायब। वह खुद को जैसे संभाल नहीं पा रहा था। रुको 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 रुको, उसने घबराकर चिल्लाया जब देखा कि राघव चंद्रवंशी फिर से झुकने वाला है। प्रणाम मत करना, मूर्ति टूट जाएगी। उसे यह नहीं दिखा कि जैसे ही उसने रोका, वेदी से चंद्रवंशी अक्षर ऊपर उठा और मूर्ति के ऊपर एक हल्का सा धुंधला आकार बना। वह पीठ वाला आकृति था, दुबला पतला लेकिन बेहद डरावना और दिव्य। वह आकृति बस एक पल में प्रकट हुई और फिर वापस चंद्रवंशी अक्षर में बदलकर वेदी में समा गई। अगर कृष्णा सम्राट जिंदा होते और यह देखते तो वे भी उस आकृति के सामने सिर झुकाते, क्योंकि वो आकृति थी सम्राट गुरु की, कृष्णा सम्राट के गुरु की। राघव चंद्रवंशी ने वह सब साफ साफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दुख की झलक आई, लेकिन तुरंत गायब हो गई। फिर वह दामोदर की ओर देखकर बोला, अब प्रणाम नहीं करोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दामोदर घबराए स्वर में बोला और उत्सुकता से पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? किस पर्वत से हो? मेरा नाम राघव चंद्रवंशी है, थोड़ी देर सोचकर बोला। शायद सम्राट शिखर से हूं, दामोदर बुदबुदाया। सम्राट शिखर? वह तो सेक्टाध्यक्ष का पर्वत है। इतनी कम उम्र में कैसे पहुंच गए वहां? राघव चंद्रवंशी ने कहा, सच कहूं तो मैं एम्परर इमोर्टल सेक्ट का शिष्य नहीं हूं, बल्कि दामाद हूं। दामाद? दामोदर चौंक गया। क्या तुम वही हो जो कणिका से शादी करके बदनाम हो गया था? बुजुर्ग, आपको पता है ना कि आपने जो कहा उससे मार पड़ सकती है। राघव चंद्रवंशी ने हल्के से घूरते हुए कहा। अगर कोई और यह सुनता कि दामोदर को यूं धमकाया जा रहा है तो हंसी से लोटपोट हो जाता।
क्योंकि 3000 साल से मंदिर की रक्षा करने वाले दामोदर को खुद सेक्टाध्यक्ष भी दामोदर चाचा गुरु कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन दामोदर गंभीरता से बोला, मेरी गलती थी, क्षमा करें। उस दिव्य चमत्कार के बाद दामोदर समझ चुका था, राघव चंद्रवंशी अब कभी मूर्ख नहीं कहलाएगा। वह अब और भविष्य में भी एक विलक्षण अस्तित्व है। फिर राघव चंद्रवंशी ने पूछा, आपने 3000 साल से मंदिर की रक्षा की है, क्या आपको सेक्ट की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी है? दामोदर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहूं तो आज से 90,000 साल पहले जो घटना हुई उसके बाद से हमारा सेक्ट लगातार संकट में है। राघव चंद्रवंशी ने पूछा। दामोदर मुस्कुराया, तुम्हें थोड़ी किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। 90,000 साल पहले चेनाई साम्राज्ञी और सम्राट रोहित ने सम्राट पद प्राप्त किया और तियानमिंग को संभाला। 2 सम्राटों का प्रकट होना पूरे संसार के लिए चौंकाने वाला था। चेनाई, रोहित, राघव चंद्रवंशी की आंखों में क्रोध की चमक आई। स्टार, वो दोनों विश्वासघाती थे। इन्हीं की सत्ता में आने के बाद उसने अपना वो योजना शुरू की थी, लेकिन जब उसने अपनी दैत्य शरीर को सील किया तो इन्हीं दोनों ने उसे धोखा दिया। दामोदर ने लंबी सांस लेकर कहा, लेकिन 2 सम्राटों के आने के बाद दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होने लगी और धर्म समाप्ति युग शुरू हो गया। खासकर दक्षिणी क्षेत्र में अब शायद ही कोई महान साधक बचा हो। राघव चंद्रवंशी की आंखें सिकुड़ गईं। कहीं वे दोनों मेरे दैत्य शरीर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? दामोदर अपनी बात कहता रहा, हमारा सेक्ट कभी एक महान पवित्र भूमि था, लेकिन अचानक स्वर्ग दमन प्राचीन सेक्ट ने हम पर हमला कर दिया। वो दोनों सम्राट उसी सेक्ट से थे और वो लोग हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। उस युद्ध में हम पूरी तरह हार गए और बस इस पूर्वज भूमि तक सिमट कर रह गए। अब हर 3 साल में हमें उन्हें भारी साधना संसाधन देना पड़ता है। फिर भी हमारी शक्ति अब भी एक उच्च राष्ट्र पर शासन करती है और हम दोबारा वैभवशाली बनेंगे। उसने फिर मुस्कुराकर कहा, बुजुर्ग हो गया हूं, ज्यादा बोल गया, लेकिन सच कहूं मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। उसका लहजा गंभीर था। शायद महान पूर्वज ने जो भविष्य देखा था वो इसी नौजवान से जुड़ा हो सकता है। राघव चंद्रवंशी ने बुदबुदाते हुए कहा, स्वर्ग दमन प्राचीन सेक्ट, वो 2 विश्वासघाती जो मेरे शिष्य थे, कब से उस सेक्ट के बने और उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब राघव चंद्रवंशी पूर्वजों के मंदिर में था, उस वक्त बाहरी सेक्ट का टॉप रैंकिंग शिष्य जॉनी पूरे एम्परर इमॉर्टल सेक्ट के मुख्य शिष्य मोहित से मिल रहा था। मोहित, जो एम्परर इमॉर्टल सेक्ट का मुख्य शिष्य था, युवाओं की पूरी पीढ़ी का लीडर भी माना जाता था। कहा जाता था कि इस सेक्ट में 2 अद्वितीय प्रतिभाएं हैं। एक थी कणिका सूर्यवंशी, जो इस सेक्ट की पवित्र कन्या थी, और दूसरा था मोहित। युवा पीढ़ी में कणिका सूर्यवंशी के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति दरअसल मोहित था, न कि लुओतियान सैक्रेड लैंड से आए संत उत्तराधिकारी रब्बी टेलर। हालांकि मोहित ने कभी खुलकर अपने इरादे नहीं जताए, लेकिन पूरे सेक्ट में यह राज नहीं था कि वो कणिका सूर्यवंशी में दिलचस्पी रखता है। इस समय मोहित का बाहरी सेक्ट में आना कुछ असामान्य था। जॉनी भी कुछ असहज महसूस कर रहा था। वो नीचे खड़ा हुआ था, मन ही मन इस वरिष्ठ भाई के इरादों को समझने की कोशिश कर रहा था। बादलों की आकृति वाले चोगे में मोहित ने दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे और उसके पूरे शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। उसका चेहरा एक रहस्यमय धुंध से ढका था, मानो कोई स्वर्ग से उतरा हुआ अमर पुरुष हो। उसने जॉनी की ओर नीचे देखते हुए शांत स्वर में कहा, राघव चंद्रवंशी को मार दो और मैं तुम्हारा मार्ग पूरा साफ कर दूंगा। क्या? जॉनी चौंक गया और जल्दी से बोला, वरिष्ठ भाई, ऐसा नहीं किया जा सकता। राघव चंद्रवंशी तो सेक्ट का दामाद है। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि ये वरिष्ठ भाई उससे ये काम करवाना चाहेगा। राघव चंद्रवंशी भले ही मूर्ख कहा जाता था, लेकिन वह सेक्ट के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का दामाद था। उसे तंग करना और बात थी, लेकिन उसे मार देना, यह तो बहुत बड़ी बात थी। जॉनी को पसीना आने लगा। मोहित ने शांत लहजे में कहा, यह आदेश सेक्ट की गुरु माता का है। सेक्ट की गुरु माता?
जॉनी पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। क्या राघव चंद्रवंशी की सास ही उसकी हत्या का आदेश दे सकती थी? मोहित ने कहा, काम पूरा होने के बाद मुझसे श्वानशेंग पीक पर मिलो। मैं खुद तुम्हारी दिव्य द्वार खोलने में मदद करूंगा और तुम्हें 5वीं रैंक से ऊपर की आत्माओं से जोड़ूंगा। यह कहकर मोहित चला गया। जॉनी के मन में विचार चलने लगे, क्या यह सच में सेक्ट की गुरु माता का आदेश है या ये वरिष्ठ भाई की साजिश? वो मूर्ख नहीं था। उसे समझ था कि अगर वो राघव चंद्रवंशी को मार देता है और इनर सेक्ट में चला जाता है तो मोहित का संरक्षण उसे मिल सकता है। बस एक सही बहाना चाहिए, उसने सोचा। तभी बाहर से किसी ने आकर कहा, भाई जॉनी, बड़ी खबर है, वो राघव चंद्रवंशी अब मूर्ख नहीं रहा। जल्द ही वे 2 शिष्य भी आ पहुंचे जिन्हें राघव चंद्रवंशी ने पूर्वज मंदिर के सामने सबक सिखाया था। वे राजू और संदीप के साथ थे। उन्होंने सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया और जॉनी को भड़काया। जॉनी को जैसे एक मौका मिल गया। राघव चंद्रवंशी, अब तुझे माफी नहीं मिलेगी, उसने आदेश दिया। चलो मुझे दिखाओ कहां है वो। जैसे ही वे एंसेस्टर टेम्पल के पास पहुंचे, राघव चंद्रवंशी वहीं से बाहर निकल रहा था। भाई जॉनी, वो रहा राघव चंद्रवंशी। जॉनी ने देखा, राघव चंद्रवंशी शांत खड़ा था। उसने कहा, लगता है किसी को साथ लाए हो। शिष्य चिल्लाया, राघव चंद्रवंशी, तुमने राजू और संदीप को चोट पहुंचाई, इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जॉनी ने आगे कहा, तुम सेक्ट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अनुशासन बनाए रखूं। राघव चंद्रवंशी मुस्कुराया और बोला, तो क्या अब तुम मुझे सजा दोगे? हां, जॉनी ने गरजते हुए कहा और उस पर हमला कर दिया। लेकिन जब उसने राघव चंद्रवंशी पर हाथ डाला तभी थाम। राघव चंद्रवंशी ने जॉनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? राघव चंद्रवंशी की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। जॉनी का चेहरा दर्द से बिगड़ गया। वो पूरी ताकत लगाकर छूटने की कोशिश करने लगा पर कुछ नहीं कर पाया। फिर उसने तलवार की किरण छोड़ी पर राघव चंद्रवंशी ने तुरंत झुककर बचाव किया और फिर धड़ाम, एक मुक्का जॉनी के चेहरे पर पड़ा। जॉनी उड़ते हुए दूर जा गिरा, बिल्कुल बेहोश। बाकी शिष्य चौंक गए। भाई जॉनी मर गया? तभी धम, एक जबरदस्त ऊर्जा आकाश से नीचे उतरी। सफेद कपड़ों में सजे डिसाइपल्स और उनके साथ मोहित स्वयं तलवार लिए आ पहुंचे। कानून प्रवर्तन दल। आगे चल रहा शिष्य यह दृश्य देखकर डर के मारे कांप उठा। एम्परर इमोर्टल सेक्ट का यह दल जीवन और मृत्यु के मामलों का फैसला करता था। ये वही लोग थे जो सेक्ट के नियमों को लागू करते और अपराधियों को सजा देते थे। क्या जिम्मेदार व्यक्ति आ चुका है? राघव चंद्रवंशी ने नए आने वालों की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई, जॉनी मारा गया है। दल के एक सदस्य ने तेजी से उसकी हालत देखकर मोहित को रिपोर्ट दी। मोहित, जो बादलों के पैटर्न वाले सफेद लिबास में थे, पीठ पीछे हाथ बांधे खड़े थे। उनका चेहरा एक रहस्यमयी रोशनी से ढका हुआ था, जैसे कोई स्वर्ग से उतरा हुआ अमर। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं तो बस पूर्वज को प्रणाम करने आया था, पर यह सब देख लिया। इसे सेक्ट के कानून के अनुसार निपटाओ। जी बड़े भाई। कानून प्रवर्तन दल के 10 सदस्य आज्ञा मानते हुए राघव चंद्रवंशी को घेर कर खड़े हो गए। राघव चंद्रवंशी मुस्कुराया, फिर मोहित की ओर देखा। उसे पहले से शक था कि मामला साधारण नहीं है, जरूर कोई पर्दे के पीछे खेल खेल रहा है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि खुद मोहित, सेक्ट के मुख्य शिष्य, इसमें शामिल होंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद राघव चंद्रवंशी को सब कुछ समझ में आ गया। उसकी यादों में मोहित हमेशा से कणिका के लिए अनुचित इरादे रखता था, लेकिन उसके, राघव चंद्रवंशी के होने के कारण कभी कुछ कर नहीं सका। मोहित की नजरों में भी कुछ बदल चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि राघव चंद्रवंशी अब पहले जैसा नहीं रहा। असल में योजना यह थी कि जॉनी हमला करे और अगर वो सफल होता तो कानून प्रवर्तन दल राघव चंद्रवंशी को ले जाता। अगर विफल होता तो मोहित खुद सामने आता। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉनी इतना नाकारा निकलेगा कि खुद ही मारा जाएगा। अब जब राघव चंद्रवंशी ने जॉनी को मार दिया था तो कानून प्रवर्तन दल उसे वहीं खत्म कर सकता था। राघव चंद्रवंशी, तुम पहले किनली को घायल कर चुके हो, अब जॉनी को मार दिया है,
तुम्हारा क्या कहना है? कानून प्रवर्तन दल के एक सदस्य ने सख्ती से कहा। राघव चंद्रवंशी ने कंधे झटकते हुए कहा, उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने उसे मार दिया। इसमें अपराध क्या है? आए बकवास। वही शिष्य फिर बोला, सेक्ट के नियम कहते हैं कि शिष्य एक दूसरे को गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और सच्चाई यह है कि तुमने जॉनी को मारा है। हमने खुद देखा है। पकड़ लो इसे। ठहरो। इसी वक्त पूर्वज मंदिर के भीतर से एक वृद्ध आवाज गूंजी। जैसे ही कानून प्रवर्तन दल ने हमला करना चाहा, उन्हें एक अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया। वे हिल तक नहीं सके। मोहित थोड़ा घबराया और झुककर बोला, कनिष्ठ मोहित पूर्वज दामोदर को प्रणाम करता है। पूर्वज दामोदर? दल के बाकी लोग भी चौंक गए। सब पीछे हटो, राघव चंद्रवंशी की गलती नहीं है, दामोदर की आवाज गूंजी। मोहित का चेहरा और भी गहरा हो गया। वह बोला, पूर्वज दामोदर, इसने पूर्वज मंदिर के सामने हिंसा की है। यह सेक्ट के नियमों का उल्लंघन है। इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने कह दिया है, राघव चंद्रवंशी की गलती नहीं है। दामोदर की आवाज अब दृढ़ हो चुकी थी, और मेरी आंखें अब भी इतनी कमजोर नहीं हुई कि मैं सच्चाई न देख सकूं। मोहित का मन डगमगाने लगा। उसने राघव चंद्रवंशी की ओर देखा, जो पूरी तरह शांत खड़ा था। इसने पूर्वज दामोदर का भरोसा कैसे जीत लिया? कुछ सोचने के बाद मोहित बोला, चलो यहां से। वो जानता था कि अब इस योजना की विफलता तय है। पूर्वज दामोदर के बोलने के बाद अब उसका कुछ कर पाना संभव नहीं था। कानून प्रवर्तन दल ने पूर्वज मंदिर को झुककर प्रणाम किया और मोहित के साथ चल दिए। रुको, राघव चंद्रवंशी ने कहा। मोहित ने रुककर कहा, अब क्या है, कुछ और कहोगे? राघव चंद्रवंशी मुस्कुराया, कुछ खास नहीं, बस यह शक है कि जॉनी को मारने भेजा तुमने ही था। मोहित हंसते हुए बोला, कितनी बड़ी बात मेरे सिर पर डाल दी तुमने। मैं इसे झेल नहीं पाऊंगा। बहुत नाटक मत करो, तुम्हारी हर चाल मुझे पता है, राघव चंद्रवंशी ने कहा और जॉनी के पास जाकर उसके पैर पर जोर से पैर मारा। कड़क! जॉनी की जांघ टूट गई। आ! जॉनी, जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था, अचानक दर्द से चिल्ला उठा। क्या? वो मरा नहीं था? यह दृश्य चौंकाने वाला था। मोहित का चेहरा भी सख्त हो गया। बुरा फंस गए, उसने सोचा। राघव चंद्रवंशी सब समझ चुका था। मोहित ने जॉनी के जरिए हमला करवाया था, और अब वह उसी योजना को उलटा इस्तेमाल कर रहा था। बोलो, किसने तुम्हें मुझे मारने भेजा? राघव चंद्रवंशी ने ठंडे स्वर में कहा। जॉनी दर्द में पसीना पसीना हो गया, लेकिन मोहित को देखते ही दांत भींचते हुए बोला, तुमने राजुआ और संदीप को मारा, इसलिए मैं बस कानून का पालन कर रहा था। कड़क! राघव चंद्रवंशी ने फिर से जॉनी की दूसरी टांग पर पैर मारा। जॉनी फिर चिल्लाया। अब तो कानून प्रवर्तन दल के लोग भी थर थर कांपने लगे। ये बंदा आखिर चाहता क्या है? दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो मैं बता देता हूं कि ये स्टोरी अधूरी है कि पूरी है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस स्टोरी का चैप्टर 700 पल्स एपिसोड है। तो दोस्तों, आप लोग बोलो कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूं या ना करूं। अगर इस स्टोरी को कंटिन्यू करवाना है तो कमेंट बॉक्स में 30 कमेंट करो और 200 लाइक, तब जाकर मैं स्टोरी कंटिन्यू